नमस्कार, राज्यों की जंग में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के लिए आज 26 सीटों पर एक बार फिर बम्पर मतदान हुआ है। अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में करीब 54% मतदान हुआ है। पोलिंग पार्टीज अभी आ रही हैं और उसके बाद आंकड़ों को फिर से बताया जाएगा। रात 11 बजे चुनाव आयोग उसको फिर से अपडेट करेगा। खास बात यह भी है कि पहले चरण की ही तरह इस चरण में भी पूरी तरह से शांति रही है। कहीं से भी किसी अप्रिय वारदात की खबर नहीं मिली है। इस तरह दो चरणों को मिला दिया जाए तो जम्मू कश्मीर में 90 में से 50 सीटों पर मतदान 50 सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है। बाकी बची 40 सीटों पर अब 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। जम्मू कश्मीर में मतदान की अगर हम बात करें तो इन आंकड़ों को देख लेते हैं। आप मेरे सामने जो तस्वीर देख रहे हैं इसमें पहले चरण का मतदान का आंकड़ा आपको दिख रहा है। करीब 61.4% मतदान पहले चरण में किया गया था। वहीं दूसरे चरण की बात करें तो शाम 5 बजे तक का यह आंकड़ा आया है। करीब 54% मतदान की खबर अभी तक जो है लेटेस्ट वो 5 बजे तक की थी। तो जैसा हमने कहा है कि ये आंकड़े बाद में भी अपडेट होते रहेंगे। और अगर हम पहले के जो चुनाव हुए हैं जम्मू कश्मीर में उसके आंकड़ों पर नज़र डालें तो 2008 में 55% मतदान हुआ था। 2014 में बढ़कर ये 62% हो गया था और 2024 में जैसा कि हमने अभी तक का बताया आपको 54% का आंकड़ा दूसरे चरण में आया है। तो ये एक तरह से तस्वीर बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है कि यहाँ पर किस तरह से मतदान के प्रतिशत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जम्मू कश्मीर में 55, 62 और अभी तक 54%, ये 5 बजे तक का आंकड़ा है। निश्चित तौर पर जब रात को 11 बजे आंकड़ा आएगा तो ये इससे ज़्यादा बढ़ भी सकता है। फेज़ 2 में जो मतदान हुआ है इसमें कुछ खास जगह पर नज़र डाल लेते हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा मतदान हुआ है। गांदरबल, जहाँ से कि खुद उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ रहे हैं, 59% मतदान यहाँ पर दर्ज किया गया। श्रीनगर में कम मतदान हुआ है, 27% मतदान ही श्रीनगर में दर्ज किया गया है। बड़गाम में 59% मतदान की खबर है और रियासी में 72% सबसे अधिक फिलहाल दिखाई दे रहा है। राजौरी में भी 68% मतदान हुआ है और वहीं पुंछ में भी 72% मतदान हुआ है। एक नज़र ये भी डाल लेते हैं कि अगर इन इलाकों की बात करें तो किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज़ का यहाँ पर वर्चस्व है। बीजेपी की बात करें तो 2019 के चुनाव में बीजेपी को यहाँ पर 3 सीटों पर बढ़त मिली थी और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को यहाँ पर 3 सीटों पर बढ़त मिली थी। हम इन 26 सीटों की बात कर रहे हैं। कांग्रेस की बात करें तो पिछले चुनाव में 7 सीटों पर यहाँ बढ़त थी और इस बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ इसमें इन्हें 1 सीट पर बढ़त मिली थी। और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो पिछली बार 15 सीटों पर बढ़त थी और इस बार के लोकसभा चुनाव में 22 सीटों पर बढ़त मिली थी। तो सीधे तौर पर ये जो पूरा इलाका है सेंट्रल कश्मीर का नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ है। वहीं पीडीपी की बात करें तो उसको ना तो पिछली बार कोई बढ़त थी और ना ही इस बार के लोकसभा चुनाव में थी। अन्य के मामले में भी यही बात जाती है। तो कुल मिलाकर के आंकड़ा ये बता रहा है कि जो मतदान प्रतिशत है वो लगातार इम्प्रूव हो रहा है और ये क्या संकेत दे रहा है, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर निर्मल सिंह हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के। निर्मल जी, आपका स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। यही समझना चाहेंगे आपसे कि हर चुनाव में आंकड़ा बढ़ रहा है, मतदान का प्रतिशत बढ़ रहा है, ये क्या दिखा रहा है? जमहूरियत जो है उसकी जीत हो रही है, लोगों का लोकतंत्र में जो विश्वास है वो लगातार बढ़ रहा है। देखिए, मैं पहले फेज से पहले मैं कश्मीर में था। मैं चिरारे शरीफ के मैं गया, आगे बख्तर पक्कलपुरा है, वहां भी जियारत है, वहां पर भी गया था। और इधर साउथ कश्मीर में कोकरनाग, लारनू वगैरह उस एरिया में, अनंतनाग में मैं घूमा था। जिस प्रकार का उत्साह कश्मीर में था वोट डालने के लिए, और वहां की महिलाएं, नौजवान, बुजुर्ग और सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग बड़े जोर शोर से प्रचार कर रहे थे, तो ये बता रहा था कि कोई खौफ नहीं था वहां पर और खुल के लोग बातचीत कर रहे थे और प्रचार कर रहे थे। तो यही कारण है कि आज वहां पर शांति है, उग्रवादियों का कोई खौफ नहीं है और लोग बड़े खुल के जो है बाहर निकल रहे हैं अपने अपनी पार्टियों के साथ। तो ये कारण है कि पिछले 10 साल का जिस तरह का यहाँ माहौल रहा है, ये उसका परिणाम है। और दूसरा, ये जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, खासतौर पर घाटी के जो लोग हैं, उनको ये विश्वास हो गया है कि जिस प्रकार से जो है यहाँ पंचायत, डीडीसी, वीडीसी के इलेक्शंस हुए और आखिर गांव के आखिर शोर तक डेवलपमेंट पहुंची, तो उनको लगा कि नहीं, लोकतंत्र ही एक रास्ता है। तो जैसे आपने कहा, ये लोकतंत्र भारतीय लोकतंत्र की विजय है, भारत के आइन की विजय है, यहाँ के संविधान की विजय है।
कि लोगों ने देख लिया कि यहाँ के लोगों ने बंदूक भी उठाई, हड़तालें भी की, पत्थरबाजी भी हुई यहाँ पर, और जिस प्रकार से जो है अभी पिछले 5 साल में जो शांति आई है 5 अगस्त 2019 के बाद, जब 370 टूटा, 35A टूटा, आज यहाँ पर जो है स्कूल भी लग रहे हैं, पत्थरबाजी बंद है, बाजार खुले रहते हैं, और हमारे बच्चे, हमारे नौजवान गेम्स में, सिविल सर्विसेज में, प्रोफेशनल कॉलेजेस में, जी। जम्मू के बच्चे तो जाते थे पहले भी, लेकिन कश्मीर के बच्चे आपको अपना जो है नाम कमा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो पिछले 5 सालों में नरेंद्र भाई मोदी सरकार की देन है, और जिसको लोग जो है अप्रिशिएट कर रहे हैं। एक प्रश्न आपसे ये भी है कि जो घाटी की भावना है, जो लोगों की इच्छा है, वो इस तरह से प्रकट होती है कि वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। हालांकि अनुच्छेद 370 की बात ज़्यादा नहीं होती, लेकिन फिर भी पूर्ण राज्य की बात एक ऐसी है, एक ऐसा मुद्दा है जिसको सभी पार्टियों ने उठाया भी है, और लोग भी एक तरह से इस मांग का समर्थन कर रहे हैं। देखिए, हाँ, पूर्ण दर्जा मिलेगा, और प्रधानमंत्री ने, उन्होंने आके कश्मीर में भी कहा, हमारे गृह मंत्री जी ने पार्लियामेंट में भी कहा, तो कोई वो बड़ी बात नहीं है। और क्योंकि जो है ये देना ही है, कुछ कारणों के कारण, स्ट्रेटेजिक कारणों के कारण ये करना जो है जरूरी था, इसलिए किया गया, और जल्दी वो मिलेगा, हमें पूरा विश्वास है, जब भी उपयुक्त समय आएगा। लेकिन आम लोगों के लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। आम लोगों के लिए डेवलपमेंट, जहां पर शांति, अमन, रोजगार, ये मुद्दा है, आतंकवाद मुद्दा है। लेकिन मैं जाते जाते आपसे एक प्रश्न पूछूंगा डॉक्टर साहब कि क्या कारण है कि बीजेपी ने कश्मीर घाटी में ज़्यादा उम्मीदवार खड़े नहीं किए, कई सीटों पर जो है अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, और कहा जा रहा है कि निर्दलियों को और छोटी पार्टियों को समर्थन दिया है? देखिए, हमने किसी को समर्थन नहीं दिया, ये बिल्कुल स्पष्ट है। हाँ, हमने वहां 47 जो है वहां पर सीट्स है, हमने 19 लोगों को खड़ा किया। 47 के 43 हम जम्मू प्रोविंस में किया है, और 19 वहां के 72 के लगभग लोग हमने खड़े किए हैं। हमने वहां खड़ा किया जहां हम जीत सकते हैं, जहां हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो सकती है, और हमें पूरा विश्वास है कि हम जो है जो जादुई आंकड़ा है 47 का, उसको पूरा करेंगे और अपनी सरकार यहां पर बनाएंगे। आपका डॉक्टर निर्मल सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए, समझाने के लिए कि ये जो आज भारी मतदान हुआ है, बम्पर मतदान हुआ है, इसके क्या मायने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। लेकिन इसके कुछ सियासी मायने भी हैं। आज जो मतदान प्रतिशत हुआ है, पहले चरण में काफ़ी मतदान हुआ है, और जैसा हमने कहा कि सेंट्रल कश्मीर का जो इलाका है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ माना जाता है। तो क्या आज के बम्पर मतदान को नेशनल कॉन्फ्रेंस की पिछली परफॉर्मेंस से जोड़कर देखा जाना चाहिए, या फिर निर्दलियों और छोटी पार्टियों का वर्चस्व होगा? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। इफरा जान है जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रवक्ता हैं, सिद्धार्थ यादव हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता, और साथ ही सैयद जुनैद हाशमी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। इफरा जी, शुरुआत आपसे करूंगा। सेंट्रल कश्मीर का ये इलाका नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ माना जाता है। पिछली बार जो चुनाव में प्रदर्शन था उससे कहीं बेहतर इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में आपको मिला, सीटों पर काफ़ी बढ़त मिली थी, लेकिन इस बार लगता है कि चुनौती काफ़ी कठिन है। सीधा मुकाबला पहले आपका बड़ी पार्टियों से होता था, लेकिन इस बार छोटी पार्टियां, निर्दलीय काफ़ी परेशान कर रहे हैं। देखिए, हमें कोई परेशान नहीं कर रहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुकाबला कभी किसी छोटी या बड़ी पार्टी के साथ नहीं रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुकाबला हमेशा दिल्ली की पार्टी से डायरेक्टली या दिल्ली के प्रॉक्सी पार्टी से इंडिपेंडेंटली रहा है। और ये आज की बात नहीं है, 1953 से शुरू होती है ये कहानी, जब 1953 में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब को गिरफ्तार करके पहले बख्शी को लाया गया था, फिर सादिक को लाया गया था, फिर मीर कासिम को लाया गया था, फिर 1999 में, फिर 1984 में फिर से हमारी सरकार गिराई थी, फिर 1989 में फिर से डिसमिस कर दिया गया था, फिर 1999 में फिर से एक नई पॉलिटिकल पार्टी दिल्ली ने यहाँ पे एज ए प्रॉक्सी बनाई थी, फिर 2018 के बाद तो ओपन अनाउंसमेंट हुए राम माधव जी के, बीजेपी का जो फ्रंट बनाया गया जिसमें पीसी की पॉलिटिकल पार्टी को बनाया, और उसके बाद अल्ताफ बुखारी साहब की पार्टी को सामने किया गया। तो हमारी जो ये लड़ाई है ये आज की निर्दलियों के साथ या आज की नहीं है, ये पिछले 90 साल से नेशनल कॉन्फ्रेंस दिल्ली की प्रॉक्सी पॉलिटिकल पार्टियों से लड़ रही है। जहां तक आज इंजीनियर रशीद साहब अब नए कैंडिडेट फ्रेम में आए हैं, मैं आपको याद दिला दूं कि जो बीजेपी के 2 नेशनल स्पोक्स पर्सन है, एक तुहिन सिन्हा साहब एक नेशनल स्पोक्स पर्सन है, दूसरे स्पोक्स पर्सन उनके और चीफ जम्मू एंड कश्मीर के रविंदर रैना जी हैं। दोनों ने साथ मिलके बोला, उन्होंने हमसे कहा और नेशनल टेलीविजन पे कहा
कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू और कश्मीर में सरकार बनाएगी, कैसे बनाएगी, हमारे अपने इतने एमएलए होंगे और उसके बाद इंडिपेंडेंट्स को हम लोग ज्वाइन करेंगे। ये रविंदर रैना जी का स्टेटमेंट है, ये तुहिन सिन्हा नेशनल स्पोक्स पर्सन का स्टेटमेंट है। तो जहां बीजेपी के स्पोक्स पर्सन खुद ओपनली आके कह रहे हैं कि हमारी प्रॉक्सी पॉलिटिकल पार्टी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स यहाँ पे खड़े किए गए हैं, उनके साथ मिलकर हम गवर्नमेंट बनाने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं जब लोगों को पता है, बीजेपी को पता है, आवाम को भी पता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने दम पे सरकार बनाएगी, जिस तरह का आपने हमारा वोट, और यही वजह है कि बीजेपी दम तो नहीं, आप तो कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ रहे हैं, डर रही है, कांग्रेस के साथ मिलकर आप चुनाव लड़ रहे हैं। जी सिद्धार्थ, कांग्रेस के साथ मिलके हम लड़ रहे हैं और इंडिया अलायंस गठबंधन ही यहाँ पे सरकार बनाएगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरे नंबर्स लाएगी और इंडिया अलायंस के साथ हम नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बनाएगी। जो ये प्रॉक्सीज का ये तमाशा बीजेपी की सरकार करती है, पूरे देश में कहती है कि हम लोग तो अपने दम पे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक एक सीट पे 100 कैंडिडेट खड़े करके भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ये तो खैर चुनाव परिणाम जब आएगा 8 तारीख को तब पता चलेगा। इफ्रा जी और हमारे साथ सिद्धार्थ यादव जी भी जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ जी, क्या आप चाहते हैं कि आपका नाम भी उस फहरिस्त में शामिल हो जो इफ्रा कह रही थी, जो 2 प्रवक्ताओं के नाम बताया, तुहिन सिन्हा जी का नाम बताया, रविंद्र रैना जी का नाम बताया, कि कह रहे हैं कि हम तो सरकार बना लेंगे छोटी पार्टियों निर्दलियों के समर्थन से। क्या यही बीजेपी की रणनीति है कि घाटी में ऐसे लोगों को समर्थन दे दीजिए और जम्मू में पूरी ताकत लगा दीजिए? देखिए अखिलेश जी, पहले तो इफ्रा जी कह रही थी कि हम अपने दम पर इतनी सीटें लेकर के आएंगे। अगर आप में उतना दम होता तो आपको गठबंधन की आवश्यकता नहीं होती। अभी समस्या ये हो चुकी है कि ये जो कुछ पार्टियां हैं जो लंबे समय से जम्मू कश्मीर के सेंटिमेंट्स के साथ खेल करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती थी, उनको अपनी दुकानों के शटर बंद होते हुए दिख रहे हैं और इसीलिए वो ऐसे बेबुनियाद बयान देते हैं। हमारा ऑफिशियल स्टैंड है, हमने अपने जो कैंडिडेट्स उतारे हैं उन कैंडिडेट्स के साथ भारतीय जनता पार्टी जहां जहां मजबूती से चुनाव में अच्छा परफॉर्म कर सकती है वहां वहां हम चुनाव लड़ रहे हैं। और हम बहुत होपफुल हैं कि जम्मू कश्मीर जिस तरीके से बैलेट से बुलेट को हरा रहा है और टूरिज्म से टेररिज्म को हरा रहा है, ऐसी जो लोकतंत्र की वापसी वहां पर हुई है वो इस प्रगति की राह को चुनते हुए भारतीय जनता पार्टी का साथ देगा। हम तो अपनी आधी जीत वैसे भी मानते हैं अखिलेश जी। जिस प्रदेश के अंदर इतने लंबे समय से इन लोगों के कारण से अस्थायी व्यवस्थाएं रही, इन लोगों के कारण से भारत का संविधान लागू नहीं हो पाया, आरक्षण लागू नहीं हो पाया, लोकतंत्र बहाल नहीं हो पाया, आज वहां पे लंबी लंबी कतारें हैं और वहां के लोग जमहूरियत में विश्वास रखते हुए वोट करने के लिए जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि यह हमारी जीत है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ऐसे ही जम्मू कश्मीर का स्वप्न देखती थी जहां के लोग लोकतंत्र के साथ जुड़ करके, मुख्य धारा के साथ जुड़ करके वो आगे निकल करके आए। रही बात इनकी, तो इनकी स्थिति तो देखिए सामने है। हमने लोकसभा के भी परिणाम देखे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सबसे बड़े नेता उमर अब्दुल्ला वो खुद हार गए, पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती वो खुद हार गए, कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की जनता ने इनको रिजेक्ट करने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी ने जो विकल्प उनके सामने रखा, उनके सामने जो प्रगति की राह को रखा, वो उसको चुनने जा रहे हैं। अब जब ऐसी स्थिति में आप आ गए कि आपके शीर्ष नेता हार चुके हैं, उनको कोई पसंद नहीं कर रहा, मैं मानता हूं ये बौखलाहट के बयान है जो अभी प्रवक्ता महोदय टीवी नहीं, इफ्रा जी के पास चले गए। इफ्रा जी जो बात कह रहे हैं कि आपके चूंकि उमर अब्दुल्ला जी चुनाव हारे इसलिए बीजेपी को ये मौका मिल गया है बार बार आपको कटघरे में खड़ा करने का, ये कहने का कि चाहे आप कहते हो कि जो सेंट्रल कश्मीर है वो हमारा गढ़ है, लेकिन फिर भी आप अपने गढ़ में मजबूत नहीं, क्योंकि उमर अब्दुल्ला जी को 2-2 जगह से चुनाव लड़ना पड़ रहा है। जी, पहली बात तो जो वोटिंग आप आज देख रहे हैं 2014 की असेंबली इलेक्शन में इससे ज्यादा वोटिंग हुई थी। 2010 के जो पंचायत के इलेक्शन थे उसमें 80% वोटिंग हुई थी पंचायत के इलेक्शनों में। 2014 की असेंबली में इससे ज्यादा हुई। जो पिछले लोकसभा के इलेक्शन है उसमें भी इससे ज्यादा वोटिंग हुई। तो जो हमारे बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, अगर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी एक दिन बंद करके थोड़ा पढ़ लें तो पता चलेगा कि ऐसी वोटिंग इससे ज्यादा 80% तक की वोटिंग जम्मू और कश्मीर में होती थी। और आज की वोटिंग की बात करते हैं, जो लोकसभा के इलेक्शन आए हैं, लोकसभा के चुनाव में 4 सीटें थी जम्मू और कश्मीर के राज्य की लद्दाख को लेके। 4 में से भारतीय जनता पार्टी जो पूरे देश में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है उसको 6 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिलती हैं। लद्दाख की सीट, जिस लद्दाख में वो 2019 के चुनाव में बीजेपी फर्स्ट आई थी, आज लद्दाख की आवाम उनको बाहर निकाल के 3rd नंबर पे लाती है, 2nd नंबर पे भी नहीं आते हैं। यही वजह है लोकसभा में इतना डर गए थे कि इलेक्शन कैंडिडेट्स खड़े कर नहीं पाए थे। आज की इनकी स्थिति ये है कि कश्मीर की घाटी में 53 सीट्स में से करीबन इन्होंने सिर्फ 19 कैंडिडेट खड़े किए हैं। ये लोग कैंडिडेट तक खड़े नहीं कर पा रहे। मैं माफी चाहता हूं इफ्रा जी, आपको रोकूंगा क्योंकि मुझे बताया गया कि
जी, लेकिन जफर चौधरी सुनिए, वरिष्ठ सुनिए, पत्रकार हमारे confidence साथ जुड़ गए level हैं। आ गया, अखिलेश आपको जी, लगेगा मैं कुछ कि मैं आपके पास आता हूँ, आपसे सिद्धार्थ जी आता हूँ। पड़ेगा। जफर साहब के पास जाना चाहता हूँ क्योंकि वो आपका थोड़ी समय दिक्कत खत्म हो थी। जाता है फिर। हाँ, थोड़ा समय अभी कम था, इसलिए मैं जफर साहब के पास जाना चाह रहा हूँ। जफर साहब, आप किस तरह से देखते हैं आज जो 20 सेकंड सेकंड फेज तो में देने पोलिंग पड़ेंगे। हुई है, अभी तक के रुझान आपको क्या लग रहे हैं? जम्मू कश्मीर की जनता किसका साथ देती हुई दिख रही है? संक्षेप में, समय की थोड़ी कमी है। ये कहना तो बहुत मुश्किल है। इलेक्शन बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हुए हैं और वोटिंग परसेंटेज है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के बाकी जो सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें आज 26 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हो रही थी, जिसमें पीर पंजाल रीजन है जम्मू रीजन का, उसमें 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, जम्मू का एक और डिस्ट्रिक्ट है और कश्मीर के 3 डिस्ट्रिक्ट है। वो पोलिंग बहुत इंप्रेसिव हुई है, पोलिंग बहुत इंप्रेसिव है, हाईली कॉम्पिटिटिव इलेक्शन है। श्रीनगर में प्राइमरीली जिन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में आज की पोलिंग हुई है, वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक डायरेक्ट कॉम्पिटिटर हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में माना जाता है। दूसरी कोई पार्टी ऐसी नहीं नजर आती जो हर जगह पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कॉम्पिटिटर हो। यानी जो मेन कॉम्पिटिटर है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस श्रीनगर की और कश्मीर के जो 3 डिस्ट्रिक्ट में आज हुआ है वहां पे वो लगती है। और जम्मू डिवीजन में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज देखने को मिल रही है वो ये है कि आज से 10 साल पहले तक बीजेपी को खास करके मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में इतना की प्लेयर नहीं माना जा रहा था। आज ये देखा जा रहा है कि जहां पे जम्मू डिवीजन में जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज में भी हैं, वहां पे जो मेन राइवल है, जो भी दूसरी पार्टी रहेगी, कांग्रेस रहेगी या नेशनल कॉन्फ्रेंस, वहां पे मेन राइवल बीजेपी है। तो अब उस तरह से एक बन रहा है, तो एक अंक जो वर्डिक्ट की तरफ इशारा देता हुआ नजर आ रहा है। कॉम्पिटिटिव बहुत ज्यादा इलेक्शन, लोगों में उत्साह बहुत ज्यादा देखा गया है। कमी है जी, मुझे पता है सिद्धार्थ जी आप भी कुछ बोलना चाह रहे थे, लेकिन अभी समय थोड़ा हमें इजाज़त नहीं दे रहा है। इफ्रा जी, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज सोनीपत के गोहाना में रैली की। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि जैसे जैसे वोटिंग का दिन आ रहा है, कांग्रेस पस्त पड़ती जा रही है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किया है। 10 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो किसानों की जमीनों को छीना जाता था। जहां भी केंद्र सरकार आई और कांग्रेस को मौका मिला, जहां जहां कांग्रेस ने पैर रखा, ये काम पक्का, करप्शन, 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 भ्रष्टाचार, 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 भाई भतीजावाद, भाई भतीजावाद, भाई भतीजावाद। आज जो नए वोटर है ना, 18 साल 20 साल के, उन्हें तो पता तक नहीं होगा कि 10 साल पहले हरियाणा को कैसे लूटा गया था। तब हरियाणा में किसानों की जमीन को जम करके लूटा गया। कांग्रेस ने हरियाणा को दलालों और दामादों के हवाले कर दिया था। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि जहां भी कांग्रेस सत्ता में आई है, वहां सिर्फ भ्रष्टाचार और परिवारवाद का बोलबाला रहा है। और आपको बताया कि हरियाणा के पूर्व मंत्री और कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अशोक अरोड़ा ने बीजेपी के घोषणा पत्र पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जब चुनाव नजदीक आता है तब बीजेपी महंगाई कम करने की बात करती है, लेकिन जैसे ही चुनाव जीत जाती है महंगाई दोगुनी कर देती है। अशोक अरोड़ा ने कहा कि बीजेपी का यह दावा झूठा है कि उसने कुरुक्षेत्र में 5,000 करोड़ के विकास कार्य कराए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर एक विशेष प्लान तैयार कर कुरुक्षेत्र को अच्छा रूप देने का काम करेगी। तो राज्यों की जंग में आज इतना ही। नमस्कार।